नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हमारे और आपके जैसे एक साधारण भारतीय परिवार की है। एक ऐसी सच्चाई जिस आपरा को में तातू रहे हैं, सामंतीना जा रहे हैं, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया बदल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस बदलाव की कलम किसके हाथ में है? वह कलम मेरे और आपके देश, हमारे प्यारे भारत के हाथ में है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ज्ञान ही वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सदियों पहले जब दुनिया जीना सीख रही थी, तब भारत ने दुनिया को शून्य दिया था। और आज 21वीं सदी में जब दुनिया तकनीक के सहारे चल रही है, तब भी उस तकनीक की धड़कन भारतीय ही है। चाहे अमेरिका की सिलिकॉन वैली हो या यूरोप की बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, हर जगह भारतीय दिमाग का डंका बज रहा है। लेकिन आज की कहानी पश्चिम की नहीं, पूर्व की है। उगते सूरज के देश जापान की है, जहां एक भारतीय बेटे ने साबित कर दिया कि हमारे संस्कार और हमारी शिक्षा का कोई मुकाबला नहीं है। यह कहानी शुरू होती है पुणे के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले से, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी और तुलसी को जल चढ़ाने से होती है। जहां एक पिता अपनी पुरानी स्कूटर को धक्का लगाकर स्टार्ट करता है ताकि उसके बेटे की स्कूल फीस समय पर भरी जा सके। जहां एक बात से कार की परियार की तंत्रा, एक मां अपनी साड़ियों में कटौती करती है ताकि उसके बच्चे को नई किताबें मिल सकें। यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन, जो लाखों भारतीय युवाओं जैसा ही था, जिसकी आंखों में सपने थे और कंधों पर परिवार की उम्मीदों का बोझ। अर्जुन के पिता राघव जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, न कभी रिश्वत ली, न कभी गलत काम किया। उनका बस एक ही सपना था, मेरा बेटा वो करेगा जो मैं नहीं कर पाया। अर्जुन बचपन से ही गणित में बहुत तेज था। हमारे भारत में गणित सिर्फ एक विषय नहीं है, यह हमारी रगों में दौड़ता है। जब अर्जुन 5 साल का था, तो वह बड़े बड़े पहाड़े ऐसे सुनाता था जैसे कोई कविता गा रहा हो। यह प्रतिभा उसे किसी स्कूल ने नहीं दी थी, यह उसे विरासत में मिली थी। हमारे पूर्वजों ने हमें गणना करने की जो शक्ति दी है, वह आज भी हमारे डीएनए में है। समय बीतता गया। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वह उन रातों को कभी नहीं भूला जब बिजली चली जाने पर वह मोमबत्ती की रोशनी में पड़ता था। वह उस पसीने की कीमत जानता था जो उसके पिता ने बहाया था। कॉलेज खत्म होने के बाद हर किसी की तरह अर्जुन के रिश्तेदारों ने भी पूछना शुरू कर दिया, बेटा अमेरिका कब जा रहे हो? हमारे समाज में एक धारणा बन गई थी कि सफलता का मतलब सिर्फ अमेरिका या लंदन जाना है। लेकिन नियति ने अर्जुन के लिए कुछ और ही लिखा था। उस साल अमेरिका में मंदी चल रही थी, नौकरियों के लाले पड़े थे, कई नौजवान हताश होकर बैठे थे। अर्जुन भी चिंतित था। क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? क्या उसके पिता का सपना टूट जाएगा? तभी उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी जो रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई में काम करती थी, भारत आई। वे अमेरिका नहीं गए, वे चीन नहीं गए, वे सीधे भारत आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कोडिंग और गणित में भारतीय दिमाग का कोई सानी नहीं है। उन्हें एक ऐसे इंजीनियर की तलाश थी जो न सिर्फ मशीन को समझे, बल्कि जिसके पास समस्याओं को सुलझाने का वो भारतीय हुनर हो जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, यानी कम संसाधनों में बेहतरीन परिणाम देने की क्षमता। अर्जुन का इंटरव्यू हुआ। जापानी अधिकारी हैरान थे। जिस समस्या को सुलझाने में उनके इंजीनियरों को हफ्ते लगते थे, अर्जुन ने उसे अपने भारतीय दृष्टिकोण से चुटकियों में हल कर दिया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने यह कैसे किया? अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सर, हमारे भारत में हम मुश्किलों से डरते नहीं हैं, हम उनसे रास्ता निकालते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। अर्जुन को नौकरी मिल गई, लेकिन यह खबर जब घर पहुंची तो सन्नाटा छा गया। अर्जुन की मां सावित्री देवी रोने लगी। जापान? बेटा, वो तो बहुत दूर है, वहां की भाषा अलग है, वहां का खाना अलग है। सुना है वहां लोग सिर्फ उबली हुई मछली खाते हैं। मेरा बेटा वहां भूखा मर जाएगा। वहां तुझे सुबह की अदरक वाली चाय कौन बनाकर देगा? एक मां की चिंता वाजिब थी। हमारे भारतीय परिवारों में बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मां के लिए वह हमेशा छोटा ही रहता है। पिता राघव जी भी चुप थे। उन्हें गर्व तो था कि बेटे को विदेश में नौकरी मिली, लेकिन जापान, यह उनके लिए एक अनजाना देश था।
अर्जुन ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं वहाँ सिर्फ पैसा कमाने नहीं जा रहा हूँ। मैं वहाँ यह दिखाने जा रहा हूँ कि एक भारतीय क्या कर सकता है। और रही खाने की बात, तो आपने मुझे खाना बनाना सिखाया है। और सबसे बड़ी बात, माँ, आपने ही तो सिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। मैं जहां भी जाऊंगा अपने संस्कारों को साथ लेकर जाऊंगा। विदाई का दिन बहुत भारी था। हवाई अड्डे पर अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिता अपनी आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहे थे और मां अपने पल्लू से चेहरा ढांके हुई थी। अर्जुन का दिल भारी हो गया था। क्या वह सही कर रहा था? अपना देश, अपने लोग, अपनी मिट्टी छोड़कर एक अनजान देश में जाना, क्या वहां उसे स्वीकार किया जाएगा? क्या वहां उसे वो सम्मान मिलेगा जिसका वह हकदार है? हवाई जहाज ने उड़ान भरी। बादलों के ऊपर से अर्जुन ने नीचे देखा। उसे अपनी भारत माता दिखाई दी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरा दिल हमेशा हिंदुस्तानी रहेगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि जब लोग मुझे देखें तो उन्हें मुझ पर नहीं, मेरे भारत पर गर्व हो। टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर उतरते ही अर्जुन को एक अलग दुनिया का एहसास हुआ। सब कुछ कितना व्यवस्थित था, साफ सफाई, अनुशासन, शांति। लोग कतार में खड़े थे, कोई धक्का मुक्की नहीं। अर्जुन को लगा कि यह देश तो बहुत अच्छा है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन को जिस कंपनी में काम करना था वह टोक्यो के बीचों बीच थी। पहले दिन जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सन्नाटा था। लोग मशीनों की तरह काम कर रहे थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। सब अपने कंप्यूटर स्क्रीन में खोए हुए थे। अर्जुन ने अपनी आदत के अनुसार जोर से कहा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ लोग धीरे से मुस्कुराए, कुछ ने बस सिर हिलाया। अर्जुन को समझ आ गया कि यहाँ का माहौल भारत जैसा नहीं है। भारत में हम ऑफिस को भी एक परिवार बना लेते हैं। लंच के समय टिफिन बांटना, चाय पर चर्चा करना, एक दूसरे के सुख दुख साझा करना, यह सब यहाँ गायब था। यहाँ काम ही धर्म था और काम ही जीवन। अर्जुन को एक प्रोजेक्ट दिया गया। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर कंपनी पिछले 2 साल से काम कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। यह प्रोजेक्ट था बुजुर्गों की देखभाल के लिए एक विशेष रोबोट बनाना। जापान में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और उनकी देखभाल करने के लिए जवान लोग कम हैं। इसीलिए वे तकनीक का सहारा ले रहे थे। लेकिन समस्या यह थी कि रोबोट काम तो कर रहा था, लेकिन उसमें भावनाएं नहीं थीं। वह बुजुर्गों की बात समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन की टीम में कई जापानी इंजीनियर थे। वे सब बहुत मेहनती थे। वे सुबह से रात तक काम करते थे, लेकिन वे लकीर के फकीर थे। जो किताब में लिखा है बस वही करते थे। अर्जुन ने देखा कि वे तकनीक में तो माहिर हैं, लेकिन वे उस मानवीय पहलू को नहीं देख पा रहे हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन अकेला अपनी मेज पर बैठकर घर से लाया हुआ अचार और रोटी खा रहा था। तभी उसके पास एक वरिष्ठ जापानी इंजीनियर, जिनका नाम मिस्टर तनाका था, आए। तनाका जी की उम्र करीब 60 साल थी। उन्होंने अर्जुन के खाने को देखकर पूछा, यह क्या है? इसकी खुशबू बहुत तीखी है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा, सर, यह मेरे घर की याद है। यह मेरी माँ के हाथ का बना अचार है। क्या आप चखेंगे? जापान में लोग दूसरों का खाना शेयर करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो अपनापन था उसने तनाका जी को पिघला दिया। उन्होंने थोड़ा सा चखा। उनकी आंखों में पानी आ गया। तीखेपन से नहीं, बल्कि उस स्वाद से जो उन्हें कुछ याद दिला गया। तनाका जी ने कहा, अर्जुन, तुम भारत से हो। मैंने सुना है भारत में परिवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या तुम अपने माता पिता को याद करते हो? अर्जुन ने कहा, बहुत ज्यादा सर। हमारे लिए माता पिता भगवान का रूप होते हैं। हम उनकी सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। तनाका जी की चेहरा उदास हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी माँ एक नर्सिंग होम में है और वह काम की वजह से उनसे मिल नहीं पाते। यह सुनकर अर्जुन का दिल पसीज गया। उसे लगा कि तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, अगर वह अपनों को पास न ला सके तो वह बेकार है। उसी रात अर्जुन को वह विचार आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सोचा, हम रोबोट को सिर्फ काम करना क्यों सिखा रहे हैं? हमें उसे परवाह करना सिखाना होगा। और परवाह करना किसी कोडिंग की किताब में नहीं लिखा होता। यह हमारे भारतीय संस्कारों में होता है। सेवा भाव, बड़ों का आदर, बिना कहे उनकी जरूरत को समझना, यह सब तो हम बचपन से देखते आए हैं।
अर्जुन ने पूरी रात काम किया। उसने कोडिंग में बदलाव किए। उसने रोबोट के एल्गोरिदम में भारतीय दर्शन शास्त्र के सूत्र डाले। उसने उसे सिखाया कि जब कोई बुजुर्ग खांसता है तो सिर्फ पानी नहीं देना है, बल्कि उसकी पीठ भी सहलानी है। उसने सिखाया कि जब कोई बुजुर्ग उदास बैठा हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके पास जाकर बैठना है। अगले दिन जब अर्जुन ने अपनी नई कोडिंग टीम को दिखाई तो सब हैरान रह गए। जो रोबोट कल तक सिर्फ एक मशीन था, आज वह इंसानों जैसी प्रतिक्रिया दे रहा था। यह चमत्कार नहीं था, यह भारतीय संवेदना और आधुनिक तकनीक का मिलन था। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन को अभी बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। उसे साबित करना था कि भारत सिर्फ सपेरों का देश नहीं है, बल्कि दुनिया को दिशा दिखाने वाला गुरु है। उसे भाषा की दीवार तोड़नी थी, उसे लोगों का दिल जीतना था, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी पहचान खोए बिना इस विदेशी मिट्टी में अपनी जगह बनानी थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, अर्जुन ने रोबोट में भावनाएं डालकर एक छोटी सी जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। जापान एक ऐसा देश है जो अपनी परंपराओं और नियमों का बहुत पक्का है। वहां बदलाव इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। अर्जुन की टीम में एक और सीनियर इंजीनियर थे जिनका नाम केंजी था। केंजी को अर्जुन का यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन भरी मीटिंग में केंजी ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, यह विज्ञान है, कोई कविता नहीं। मशीनों में दिल नहीं होता। अगर हम भावनाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो गणित गलत हो जाएगा, और जापान में हम गलती बर्दाश्त नहीं करते। पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। एक तरफ जापान का आधुनिक विज्ञान था और दूसरी तरफ भारत का हजारों साल पुराना ज्ञान। अर्जुन अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने न तो गुस्सा किया, न ही आवाज ऊंची की। हमारे संस्कारों में बड़ों के सामने आवाज ऊंची करना नहीं सिखाया जाता। अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता से कहा, केंजी सर, आप सही कह रहे हैं। मशीन में दिल नहीं होता, लेकिन मशीन बनाने वाले इंसान के पास तो दिल होता है ना। अगर तकनीक इंसान के आंसू न पहुंच सके तो वह तकनीक किस काम की। मेरा भारत कहता है कि विज्ञान का अंतिम लक्ष्य मानव कल्याण है, सिर्फ मुनाफा नहीं। केंजी चुप तो हो गए, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी संदेह था। उन्हें लगता था कि यह भारतीय लड़का सिर्फ बातें बनाना जानता है। तकनीकी रूप से हम जापानियों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें दुनिया के सामने चमकने का मौका भी देते हैं। वह जुलाई का महीना था। टोक्यो में बारिश हो रही थी। जापान में बुलेट ट्रेन और मेट्रो वहां की नसों में दौड़ने वाले खून की तरह हैं। अगर 1 मिनट के लिए भी ट्रेन रुक जाए तो पूरा देश रुक जाता है। उस दिन शाम के 6 बजे थे। ऑफिस से घर जाने वालों की भीड़ थी। तभी अचानक पूरे टोक्यो के मेट्रो नेटवर्क का सर्वर क्रैश हो गया। लाल बत्तियां जलने लगीं, सायरन बजने लगे, लाखों यात्री स्टेशनों पर फंस गए। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। जापानी इंजीनियर, जो अपनी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं, कीबोर्ड पर उंगलियां नचा रहे थे, लेकिन समस्या समझ में नहीं आ रही थी। सिस्टम को रीबूट किया गया, लेकिन वह फिर बंद हो गया। हर गुजरते मिनट के साथ देश का करोड़ों का नुकसान हो रहा था और सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा था। अर्जुन की कंपनी को मदद के लिए बुलाया गया क्योंकि वे सिस्टम के सुरक्षा सलाहकार थे। अर्जुन और केंजी की टीम तुरंत कंट्रोल रूम पहुंची। वहां का माहौल तनावपूर्ण था। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर एरर कोड आ रहे थे। केंजी और उनकी टीम ने तुरंत अपने कीम्स की जूतरे केंजी की टीम थे सुपर कंप्यूटर और डायग्नोस्टिक टूल्स लगा दिए। वे मशीनों से पूछ रहे थे कि गलती कहां है, लेकिन मशीनें खामोश थीं। आधा घंटा बीत गया, कोई समाधान नहीं निकला। अधिकारी पसीना पोंछ रहे थे। तभी अर्जुन एक कोने में शांत खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कंप्यूटर स्क्रीन को देखना बंद कर दिया। केंजी ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, तुम सो रहे हो क्या? यहां प्रलय आई हुई है और तुम आंखें बंद करके खड़े हो। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सो नहीं रहा था, वह अपने दादाजी को याद कर रहा था। उसके दादाजी जो गांव के स्कूल में गणित पढ़ाते थे। वे उसे सिखाते थे, बेटा, जब आंखें बाहर का रास्ता न देख पाएं तो मन की आंखें खोलो। गणित कागज पर नहीं, दिमाग में होता है। अर्जुन ने अपने दिमाग में वैदिक गणित के सूत्रों का आवाहन किया। हमारे भारत का वह प्राचीन ज्ञान जिसे आज दुनिया भूल चुकी है। उसने डेटा के प्रवाह को संख्याओं के एक पैटर्न के रूप में देखा, जहां सुपर कंप्यूटर अरबों गणनाएं कर रहे
थे। अर्जुन ने ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र का उपयोग किया। उसने समस्या को सीधे नहीं बल्कि तिरछे और लंबवत तरीके से देखा। अचानक अर्जुन की आंखें खुलीं। उसने एक कागज उठाया और तेजी से कुछ नंबर लिखे। वह मुख्य सर्वर के पास गया और एक विशिष्ट कोड की तरफ इशारा किया। समस्या यहां है, अर्जुन ने शांत आवाज में कहा। लाइन नंबर 4056 में एक लूप बन गया है जो अनंत तक जा रहा है। इसे यहां से काट दीजिए। केंजी ने उसे घूर कर देखा। तुम पागल हो गए हो? कंप्यूटर कह रहा है कि समस्या हार्डवेयर में है और तुम बिना कंप्यूटर चलाए कोड में गलती बता रहे हो। यह संभव नहीं है। वहां मौजूद मुख्य अधिकारी ने देखा कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, लड़के की बात मानकर देखो, वैसे भी सब कुछ बंद पड़ा है। कांपते हाथों से एक ऑपरेटर ने अर्जुन के बताए निर्देश का पालन किया। उसने वह कोड हटाया और एंटर दबाया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और फिर स्क्रीन हरी हो गई। सिस्टम चालू हो गया। स्टेशनों पर रुकी हुई ट्रेनें चलने लगीं। कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। केंजी अपनी कुर्सी पर जम गए थे। वह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जो काम उनका सुपर कंप्यूटर नहीं कर पाया, वह इस भारतीय लड़के ने अपनी दिमागी ताकत से कर दिया। वह अर्जुन के पास आए और पूछा, तुमने यह कैसे किया? कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया? अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, सर, यह सॉफ्टवेयर नहीं है। यह मेरे पूर्वजों की देन है। इसे वैदिक गणित कहते हैं। जब दुनिया गिनती करना सीख रही थी, तब हमारे ऋषियों ने ग्रहों की दूरी नाप ली थी। यह उसी ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं सुलझाई थी, उसने जापानियों के दिल में भारत के लिए एक सम्मान का बीज बो दिया था। केंजी ने सबके सामने झुककर अर्जुन का अभिवादन किया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। एक जापानी सीनियर का एक विदेशी जूनियर के सामने झुकना यह बताता था कि जीत अर्जुन की नहीं, भारतीय ज्ञान की हुई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन का असली जादू तो ऑफिस के बाहर चलता था। एक दिन देर रात अर्जुन काम से लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत, जिसकी कमर झुकी हुई थी, भारी सामान लेकर चलने की कोशिश कर रही थी। जापान में लोग दूसरों के काम में दखल नहीं देते। लोग पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। यह उनकी संस्कृति है कि किसी की मदद करके उसे शर्मिंदा मत करो। लेकिन अर्जुन तो भारतीय था। उसकी रगों में तो वह खून था जो बड़ों को कष्ट में देखकर खुद बेचैन हो जाता है। अर्जुन ने तुरंत अपनी साइकिल रोकी। वह दौड़कर उस दादी माँ के पास गया। उसने बिना कुछ पूछे उनके हाथ से थैले ले लिए। वह बूढ़ी औरत चौंक गई। उसने जापानी में कहा, नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अर्जुन ने टूटी फूटी जापानी में कहा, ओबा सान दादी माँ, आप मेरी दादी जैसी हैं। अगर मैं आपको यह बोझ उठाने दूं तो मेरी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। उसने न सिर्फ उनका सामान उठाया बल्कि उन्हें घर तक छोड़ने गया। जब वे घर पहुंचे तो उस बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर अर्जुन को देने चाहे। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, नहीं दादी माँ, हम अपनों की मदद करने के पैसे नहीं लेते, यह मेरा धर्म है। और फिर अर्जुन ने वह किया जो उस बूढ़ी औरत ने शायद बरसों से नहीं देखा था। अर्जुन ने झुककर उनके पैर छुए। जापान में झुककर अभिवादन किया जाता है, लेकिन पैर छूना यह तो समर्पण की पराकाष्ठा है। वह बूढ़ी औरत सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उस पल वहां कोई भाषा नहीं थी, कोई देश नहीं था। वहां सिर्फ 2 इंसान थे, एक ममतामयी मां और एक संस्कारी बेटा। अगले दिन यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग कहने लगे कि भारत से एक लड़का आया है जो न सिर्फ दिमाग से तेज है बल्कि जिसका दिल सोने का है। अर्जुन जहां रहता था उस इलाके के लोग अब उसे अजनबी की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह देखने लगे थे। सुबह जब वह निकलता तो पड़ोसी उसे हाथ हिलाकर नमस्ते कहते। वे जापानी लहजे में नमस्ते कहते और अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। धीरे धीरे अर्जुन की ख्याति बढ़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना, जब पेड़ पर फल लगते हैं तो पत्थर मारने वाले भी आ जाते हैं। अर्जुन की सफलता कुछ लोगों को चुभने लगी थी। कुछ ऐसी ताकतें थीं जो नहीं चाहती थीं कि एक बाहरी व्यक्ति, विशेषकर एक एशियाई देश का व्यक्ति, जापान की तकनीकी दुनिया में इतना छा जाए। वे अर्जुन को नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। एक दिन कंपनी के मालिक ने अर्जुन को अपने केबिन में बुलाया। यह कंपनी जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। मालिक का चेहरा गंभीर था।
मेज पर एक फाइल रखी थी। अर्जुन, मालिक ने कहा, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। जापान सरकार एक स्मार्ट सिटी बना रही है। वे चाहते हैं कि इस पूरे शहर का डिजाइन तुम तैयार करो। अर्जुन हैरान रह गया। मैं? सर, लेकिन यहां तो मुझसे भी बहुत अनुभवी लोग हैं। मालिक ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अनुभव बहुत लोगों के पास है अर्जुन, लेकिन जिस भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ मशीनें नहीं चाहिए, हमें जीवन चाहिए। और मैंने देखा है कि तुम मशीनों में जीवन फूंकना जानते हो। लेकिन मालिक रुके। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा भारतीय तरीका हमारे जापानी अनुशासन के साथ चल सकता है। अगर तुम असफल हुए तो न सिर्फ यह प्रोजेक्ट जाएगा, बल्कि हमारी कंपनी की साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम यह जोखिम उठाने को तैयार हो? अर्जुन के सामने धर्म संकट था। एक तरफ एक ऐसा मौका जो इतिहास रच सकता था, और दूसरी तरफ असफलता का डर जो उसे वापस उसी पुणे की गलियों में भेज सकता था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां उसके पिता की दी हुई एक छोटी सी गीता रखी थी। उसे स्पर्श करते ही उसे ताकत मिली। उसने मालिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, हम भारतीय रिस्क लेने से नहीं डरते। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा हो न हो, मुझे अपने संस्कारों पर पूरा भरोसा है। मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। यह चुनौती कोई साधारण चुनौती नहीं थी। अर्जुन को एक ऐसा शहर बनाना था जहां तकनीक और प्रकृति, आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चलें। उसे जापान की जमीन पर एक छोटा भारत नहीं बनाना था, बल्कि भारतीय आत्मा से जापान को निखारना था। काम शुरू हुआ। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया। वह सिर्फ इंजीनियर नहीं था, वह एक कलाकार बन गया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दुश्मन मौके की तलाश में थे। प्रोजेक्ट की प्रस्तुति के दिन जब अर्जुन अपनी फाइल लेकर पहुंचा तो देखा कि उसका डेटा गायब था। उसका लैपटॉप हैक कर लिया गया था। सारी मेहनत, सारे नक्शे, सारी कोडिंग, सब कुछ मिटा दिया गया था। प्रस्तुति शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। हॉल में जापान के मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति बैठे थे। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसके विरोधी कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि आज तो यह भारतीय लड़का अपनी कलता है, बोरिया बिस्तर समेटकर वापस चला जाएगा। क्या अर्जुन हार मान लेगा? क्या भारत का सिर झुक जाएगा? या फिर अर्जुन के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके बारे में उसके दुश्मन सोच भी नहीं सकते? दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक बड़ा हॉल जिसमें जापान सरकार के मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी और कंपनी के मालिक बैठे हैं। वातावरण में तनाव इतना है कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे। सामने बड़ी स्क्रीन खाली है। अर्जुन का लैपटॉप कोरा है। उसके विरोधी एक कोने में खड़े होकर अपनी हंसी दबा रहे हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने बाजी मार ली। वे सोच रहे थे कि अब यह भारतीय लड़का शर्मिंदा होकर सिर झुका लेगा और हमेशा के लिए वापस चला जाएगा। मालिक ने कड़क आवाज में पूछा, अर्जुन, यह क्या मजाक है? प्रस्तुति कहां है? क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो? अर्जुन एक पल के लिए शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और अपने इष्ट देव को याद किया। हमारे भारत में कहा जाता है कि सरस्वती कागज या कंप्यूटर में नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि में वास करती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेद, जिनमें लाखों मंत्र हैं, बिना किसी कागज कलम के हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखे। वे श्रुति और स्मृति के बल पर ज्ञान को जीवित रखते थे। अर्जुन उसी परंपरा का वंशज था। अर्जुन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने जापानी में कहा, सर, डेटा कंप्यूटर से मिटा है, मेरे दिमाग से नहीं। एक भारतीय इंजीनियर को अपनी याददाश्त के लिए हार्ड ड्राइव की जरूरत नहीं होती। पूरा हॉल सन्न रह गया। अर्जुन ने वहां रखे एक बड़े व्हाइट बोर्ड की तरफ इशारा किया और एक मार्कर उठाया। अगले 2 घंटे तक उस हॉल में जो हुआ वह जापान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अर्जुन ने बोर्ड पर हाथ चलाना शुरू किया। वह रुका नहीं। उसके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे थे। उसने पूरे शहर का नक्शा, बिजली के ग्रिड, पानी की निकासी की व्यवस्था और ट्रैफिक का पूरा सिस्टम, सब कुछ अपनी याददाश्त से बोर्ड पर उतार दिया। वह सिर्फ लकीरें नहीं खींच रहा था, वह बोल रहा था, वह समझा रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने जो डिजाइन पेश किया वह सामान्य जापानी डिजाइन नहीं था। उसने उसमें वास्तुशास्त्र का ज्ञान मिला दिया था। अर्जुन ने कहा, माननीय मंत्री जी, जापान भूकंपों का देश है। आपकी आधुनिक इमारतें मजबूत तो हैं, लेकिन वे प्रकृति से लड़ती हैं।
मैंने इस शहर को ऐसे डिजाइन किया है जैसे हमारे भारत के प्राचीन मंदिर होते थे। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसा है कि बड़े से बड़ा भूकंप भी इसे हिला नहीं पाएगा। मैंने शहर के हिला नहीं पाएगा। इसी कोछार में ही हम कोछार में पूरी के बाद को उत्तर पूर्व कोने को खुला रखा है ताकि सकारात्मक ऊर्जा बह सके, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। उसने विज्ञान को आध्यात्म से जोड़ दिया। उसने बताया कि कैसे सड़कें सिर्फ परिवहन के लिए नहीं बल्कि हवा के बहाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे जयपुर का हवा महल बना था। जब अर्जुन रुका तो उसके हाथ काले पड़ चुके थे मार्कर की स्याही से, माथे पर पसीना था लेकिन चेहरा दमक रहा था। हॉल में सन्नाटा था, लोग सांस लेना भी भूल गए थे। वे उस व्हाइट बोर्ड को देख रहे थे जो अब लकीरों और नंबरों से भरा हुआ था, एक ऐसा मास्टरपीस जो किसी कंप्यूटर से नहीं, एक इंसान के दिमाग से निकला था। तभी जापान के निर्माण मंत्री अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उन्होंने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो विरोधी अर्जुन का मजाक उड़ा रहे थे उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कंपनी के मालिक अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने सुना था कि भारत के लोग गणित में तेज होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि भारत के लोगों के पास सिर्फ दिमाग ही नहीं, एक अजेय आत्मा भी है। तुमने आज हमें हरा दिया अर्जुन। जांच हुई और पता चला कि डेटा डिलीट करने वाले कौन थे। वे उसी कंपनी के कुछ जलनखोर कर्मचारी थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई। कंपनी के नियमों के अनुसार उन्हें नौकरी से निकाला जाना और जेल भेजा जाना तय था। वे लोग सिर झुकाए खड़े थे। शर्म से उनकी आंखें नहीं उठ रही थीं। मालिक ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, तुमने प्रोजेक्ट बचाया है, सजा तुम तय करो। यह वो पल था जहां एक सामान्य इंसान बदला लेता, लेकिन अर्जुन, वह तो उस देश का बेटा था जिसने दुनिया को क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, का पाठ पढ़ाया है। अर्जुन उन लोगों के पास गया। उसने पुलिस को रोका। उसने कहा, सर, इन्हें जाने दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। शायद इन्हें डर था कि एक विदेशी उनकी जगह ले लेगा। अगर हम इन्हें सजा देंगे तो इनके परिवार भूखे मर जाएंगे, और किसी के परिवार को दुख देकर मैं अपनी सफलता का जश्न नहीं मना सकता। यह सुनकर वहां मौजूद हर जापानी की आंखें भर आईं। उन्होंने तकनीकी चमत्कार तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा मानवीय चमत्कार उन्होंने पहली बार देखा था। उस दिन अर्जुन ने न सिर्फ एक प्रोजेक्ट जीता, उसने जापान की आत्मा को जीत लिया। उसे वास्तुसान का नया नाम दिया गया।